बॉयलर भी है जी सोनाली भी है जी कड़कनाथ भी है असील भी है कई तरीके का है जी। फिर सोनाली और कड़कनाथ पे भी इतना फोकस क्यों? ब्रायलर का जो फार्मिंग है विकास जी, जी वह उद्योगपतियों के हाथ में चला गिट्टी गया। बालू छड़ का बहुत बड़ा भव्य दुकान खोल लेते हैं या फिर कई तरीके का बड़ा बिजनेस प्लांट डाल करके बैठ जाते हैं। आप मुर्गी पालन की नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। यात्रा हमारा लगातार जारी है। सिवान से गोपालगंज से कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इसके बाद देवरिया की यात्रा है लगातार जारी है। इस यात्रा में जो भी किसान मिल रहे हैं उन सारे लोगों से हम बातचीत करते चलते हैं और जानकारी सही से सही सटीक जानकारी जुटाने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। आज की इस वीडियो में हम पहुंचे हैं प्रधान जी के पास। यहाँ पर काफ़ी सारे सोनाली, कड़कनाथ एवं अन्य प्रकार की मुर्गियों का यहाँ पर पालन करते हैं प्रधान जी। लंबे समय का उनका इस क्षेत्र में अनुभव है, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं। देश के किसी भी कोने से अंडे से चूजा निकालने की मशीन मात्र 3500 रुपए से शुरुआती कीमत पर अपने घर पे मंगवा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा आप। देखिए विकास कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंथन एक नई सोच के सभी सब्सक्राइबर साथियों का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम जाकिर बादशाह है। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला का एक सुंदर सा गांव है चखनी दुखी मिसिर, उसी गांव का मैं पूर्व प्रधान रहा हूं 10 साल। इस समय मैं फार्मिंग के दुनिया में हूं। मेरा गांव अनुसूचित है और हमारे मित्र एक उस गांव के प्रधान हैं और मैं फार्मिंग कर रहा हूं। फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि सर मुर्गी पालन आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया आपका फार्म मैनेजमेंट भी है और देख रहे हैं कि अच्छा खासा आप फार्म बनाए हुए हैं सर। तो हम सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि आप सर जिस समय प्रधानी करते थे उस समय भी मुर्गी पालन करते थे कि प्रधानी के बाद भी मुर्गी पालन का शुरुआत की है आप? नहीं विकास जी, उस समय तो मेरे पास समय ही नहीं मिला जी। इस समय गांव अनुसूचित होने के बाद मुझे समय मिला है जी। तो सोचा हूं कि एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर दूं। जो मेरा परिवार बहुत बड़ा है तो उस परिवार के जो नवजुवक हैं बाहर न जा करके अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इस नियत से हमने पोल्ट्री का बिजनेस किया। तो सर ज़्यादातर लोग जो राजनीतिक के क्षेत्र में हैं इस तरीके का बिजनेस का चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन सर आप प्रधान होते हुए भी इस तरीके का बिजनेस का आप चुनाव किए, ये थोड़ा सा लग रहा है कि अटपटा। ये मैंने कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आपने ये सोचा कि चलिए मुर्गी पालन ही करते हैं? बहुत सारे व्यवसाय हैं, लोग करते हैं सीमेंट गिट्टी बालू छड़ का बहुत बड़ा भव्य दुकान खोल लेते हैं या फिर कई तरीके का बड़ा बिजनेस प्लांट डाल करके बैठ जाते हैं। आप मुर्गी पालन की तरफ झुकाव क्यों, कैसे? विकास जी, मेरी जो पढ़ाई है वो एग्रीकल्चर से है, इसलिए मुझको खेती किसानी में ज़्यादा रुचि है। अच्छा। इस नियत से मैं पोल्ट्री के बिजनेस में आया हूँ। आदमी को जो पसंद आए वही काम करना चाहिए। दूसरों को देख करके और अति उत्साह में ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए जो उस आदमी से न हो पाए और जा कर के बीच रास्ते में फलाप हो जाए। मुझे रुचि है खेती किसानी में और मैं एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस बिजनेस से खुश हूँ। रास्ता तो अनेकों है, लेकिन जो सही समय पर सही रास्ते का चुनाव करता है वही आगे बढ़ता है। सही समय होना चाहिए और जो काम आप चुन रहे हैं उस काम के प्रति आपको लगन और प्रेम जितना ज्यादा कह लें उतना होना चाहिए, आप सफल हो जाएंगे। फिर एक सवाल हमारा उठ रहा है यहाँ पे कि सर बॉयलर भी है जी, सोनाली भी है जी, कड़कनाथ भी है, असील भी है, कई तरीके का है। फिर सोनाली और कड़कनाथ पे भी इतना फोकस क्यों? आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। ब्रायलर का जो फार्मिंग है विकास जी, वह उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है। अच्छा। वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वह ब्रायलर बिजनेस को हाईजेक कर लिए हैं। अच्छा। इसलिए जो भी छोटे छोटे किसान हैं जो ब्रायलर का फार्म खोलते हैं और 6 महीना साल भर में बंद करके फिर चले जाते हैं अन्य प्रदेशों में कमाने। उसका कारण ये है कि किसान मेहनत करता है और रेट देश के उद्योगपति खोलते हैं और जो उद्योगपति अपने फार्म में 50,000, 60,000, 1 लाख चिक्स डाले हुए हैं और गांव का छोटा मोटा किसान 500, 800, 1000 डाला हुआ है, तो अब
जो बड़े किसान हैं अब उससे वो कंपेयर अपनी करेगा तो हार जाएगा। इसलिए मैं ब्रायलर के तरफ न जा करके देसी के तरफ आया हूँ। और देसी में ये है विकास जी कि जितना ब्रायलर में मिलता है 10 रुपया से लेकर के 30 रुपया बर्ड पर, उतना मेरा देसी में भी मिलता है 10 रुपया से लेकर के 30 रुपया बर्ड पर। ब्रायलर 40 दिन का खेती है और मेरा 60 दिन से लेकर के 140 दिन का खेती है। देश के किसी भी कोने से अंडे से चूजा निकालने की मशीन मात्र 3500 रुपए से शुरुआती कीमत पर अपने घर पे मंगवा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं 60 दिन में बर्ड बेचता हूँ तो मुझको 10 रुपया से लेकर के 30 रुपया प्रत्येक बर्ड पीछे मिलता है और मैं उतना ही में खुश हूँ। क्या रेट सर मिलता है? जैसे अगर आप तैयार करते हैं तो फिर कितने दिनों में ये आपका बर्ड तैयार हो जाता है और कितने दिनों में सेल करते हैं? अभी तो देख रहे हैं कि कुछ अंडे के पर्पज से भी आप रखे हैं, कुछ कस्टमर भी वहाँ पर आकर के सर खरीदारी कर रहे हैं आपके फार्म से ही। तो लोग कहते हैं कि हमारा तो सोनाली है बिकता ही नहीं है और बेचने जहाँ जाए तो रेट भी उस तरीके का नहीं मिलता है। हम आपके यहाँ देख रहे हैं कि आपके यहाँ फार्म पर आकर के कस्टमर खरीदारी करके ले जा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है सर? ये थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। किसी भी बिजनेस में जी अगर आप मार्केट में कस्टमर नहीं बना पाए हैं जी तो वो कितना ही सुंदर आपका बिजनेस है फ्लॉप हो जाएगा। पोल्ट्री के बिजनेस में, वो भी देसी में, जी सबसे पहले आप घूम करके क्षेत्र में लोगों को बताइए कि मैं ये इस बर्ड का फार्मिंग कर रहा हूँ, इतना रुपया केजी मेरे फार्म पर बर्ड उपलब्ध रहेगा, जब भी आप आएंगे आपको मिल जाएगा। तो मेरा फार्म पे महीने में मैं फुटकर अपना देसी मुर्गा 150 से 200 रिटेल में मैं बेचता हूँ। 150 से 200 जी। अच्छा, फिर आपका लागत क्या आता है सर? नहीं 150 से 200 मैं पक्षी बेचता हूँ। अच्छा, 150 से 200 बर्ड आप बेच देते हैं? जी, अच्छा फुटकर सर, में। उसमें क्या रेट में आप बेचते हैं? 350 रुपया केजी में फुटकर में बेचता हूँ। 350 रुपया केजी फुटकर में आप बेचते हैं जी। अगर हम बात करें कि सर ये तैयार जो बर्ड करने का जो समय होता है जी। उस समय के अंतराल में ये यानी कितना लागत आपका लग जाता है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। विकास जी, 1 दिन से लेकर के और 105 दिन में यह मेरा देसी मुर्गा 1 किलो का होता है जी। और 160 रुपया से लेकर के 180 रुपया में मैं 1 किलो तैयार करता हूँ। अच्छा। लेकिन जब मेरा बर्ड 1 किलो तैयार होता है तो जो क्षेत्र के लोग हैं जो मीट खाना पसंद करते हैं वो 1 केजी मुर्गा मैच्योर नहीं होता है, उसके चेहरे पर रंगत नहीं चढ़ी रहती है, तो लोग उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। वही मुर्गा जब 1.5 किलो हो जाता है तो लोग उसको खाना पसंद करते हैं। तो मुर्गा 1 किलो के बाद 1.5 किलो बनाने में उस पर कास्ट ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैं 350 रुपया केजी के हिसाब से बेचता हूँ। अच्छा, तो ये जो सर आपका जो फार्म बना हुआ है कितने एरिया में, कितनी जगह में बना हुआ है? ये 5 कट्ठा में बना हुआ है। 5 कट्ठा में बना हुआ है। जी। अभी यहाँ पे कौन कौन सा बर्ड है और कितने कितने संख्या में है, थोड़ा बताएं। मेरे पास पेरेंट बर्ड है जी। 500 अच्छा। और कड़कनाथ के पेरेंट बर्ड हैं 100। तो मैं इसी पेरेंट के अंडे से अपना बच्चा बनाता हूँ और उसी बच्चे को मैं अपने फार्म में डालता हूँ। जो अंडा मुझको मिलता है अपने मुर्गियों से, उस अंडे को मैं इकट्ठा करके उसमें छांटता हूँ। मैं बड़ा जो अंडा होता है जो 45 ग्राम प्लस होता है, उस अंडे को मैं हैच करता हूँ। अच्छा, उसका 45 ग्राम प्लस जो होता है उस अंडे को मैं हैच में लगाता हूँ, क्योंकि जब उसका बच्चा निकलता है वह बच्चा 35 ग्राम प्लस रहता है। 35 ग्राम प्लस जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है प्रधान जी, जो अभी आपको जो एक बात बताएं कि लगभग 45 ग्राम से ऊपर का जो अंडा होता है उसी को हैच में लगाते हैं। जी। और उससे ये होता है कि उसका जो बच्चा होता है उसका हष्ट पुष्ट होता है और वही ज्यादा ग्रोथ करता है भविष्य में चल करके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 50 दिन में जी 50 दिन में 500 ग्राम वजन दे देता है जी, क्रॉयलर फीड खा करके, बॉयलर का फीड खा करके। और जो बच्चा मजबूत रहेगा उसको बीमारी भी नहीं छूता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। तो बीमारी कभी कोई आया भी तो छू करके चला जाता है, और वही इम्यूनिटी कमजोर रहेगा बच्चे का तो बीमारी के चपेट में आ जाएगा।
उसके बाद से दवाओं पर पैसा खर्चा करते रहिए, फिर आप माइनस में चले जाएंगे। एक सवाल यहाँ पे और उठेगा हमारा जी। सर, बहुत सारे जगह पे हम जाते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कहते हैं कि हरा चारा अगर देंगे तो हमारी मुर्गियों का ग्रोथ भी बढ़िया होगा, और उसमें क्या होता है कि जब खुले फ्री रेंज में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर ग्रोथ होने का संभावना बनता है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कर रहे। आप अपने फार्म पे देख रहे हैं कि सर पूरा घेराव करके रखे हुए हैं और मुर्गियाँ इसी में चहचहा रही है, उसको बाहर नहीं निकालते हैं आप सर, तो ये थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये सब क्या सिस्टम है, और ये जो आप बनाए हुए हैं इसको बाहर नहीं निकालते हैं, और जो लोग बाहर फ्री रेंज में पालते हैं उन दोनों में क्या कुछ अंतर? विकास जी, यहाँ पे पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि मुझको किस पर्पज से पालन करना है। अब जैसे मुझको मीट के नियत से पालन करना है मुर्गा, तो मैं फ्री रेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझको मीट पर्पज से जो करना है वह थोक भाव से मैं नहीं बेचता हूँ। जो भी मीट पर्पज से मैं मुर्गों को तैयार करता हूँ वह रिटेल के लिए तैयार करता हूँ। तो प्रत्येक महीने में 150 से 200 250 मुर्गा मैं रिटेल में बेचता हूँ, तो उसको फ्री रेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मांस बढ़ाना है। और फ्री रेंज का करने का मतलब कि एक आदमी, एक मजदूर एक्स्ट्रा उस पर खर्चा होगा, तो मुझको वह समझ में नहीं आता है। मुझको ये समझ में आता है कि जब आपको 150 से 250 मुर्गा प्रत्येक महीना में बेचना है तो 250 से 150 मुर्गा फ्री रेंज करने का कोई मतलब नहीं है। 4000 5000 मुर्गा अगर आप फ्री रेंज करके और प्रत्येक महीना में बेचते तो आपको अच्छी दिशा में वो ले जाता फ्री रेंज। लेकिन 100-150 मुर्गा फ्री रेंज करके मेरे समय से उचित नहीं है, इसलिए आप अपना फॉर्म में ही किए हुए हैं। जी। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे हमारा उठ रहा है, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मेरा जो रिटेल मुर्गा जो बिकने वाला है उस फार्म में जाकर के देख लीजिए और उस मुर्गे का लाइट देख लीजिए और पंख देख लीजिए, एक भी पंख मुर्गे के देह से गिरा हुआ नहीं मिलेगा। न हमारे पेरेंट बर्ड को मिलेगा, न रिटेल में बेचने वालों को मिलेगा। मैं जो देख रेख की बात है वो डिवार्मिंग 75 दिन पर, ठीक है, उसका मैं डिवार्मिंग कर देता हूँ। कीड़ी देने वाली दवा होती है, और डिवार्मिंग मैं पहले 20 दिन पे करता हूँ। उन लोगों का मैं चोंच कटवाता हूँ 20 दिन पर, फिर 40 दिन पर, फिर मैं 80 दिन पर। उसका शेड्यूल है मेरा पालने का, इसलिए मेरे मुर्गियों का जो पंख है वह एकदम नेचुरल है और पूर्ण रूप से हरा भरा है। कहीं से उसमें नहीं होता है कि उबड़ा खबड़ा नोचा या फूहर टाइप का, उस तरह का मेरा बर्ड नहीं मिलेगा। अच्छा सर, यहाँ पे जो आप जैसे 45 ग्राम से ऊपर का जो अंडे का आप कलेक्शन करते हैं, जी। उसको जब हैचिंग करते हैं, ठीक है, जी। उसका उसका क्या विधि व्यवस्था होता है, कितने दिन के बाद बर्ड तैयार होता है, और वो जो बर्ड तैयार होता है वो अपने फार्म पर रखते हैं फिर कस्टमर को भी देते हैं, क्या है सिस्टम? मैं मंथली 9000 अंडा हैच करता हूँ, और जो उससे बच्चा मुझको निकलता है तो मैं अपने फार्म पे डाल लेता हूँ, और जो शेष बचता है उसमें हमारे बहुत मित्र हैं फार्मर, तो 500 1000 1500 2000 3000 जिसको जितनी आवश्यकता है मैं उसको बच्चा भी सप्लाई करता हूँ, और अपने मित्रों को एक साथ जोड़ करके रखता हूँ कि मैं भी 2 रुपया कमाऊँ और हमारे जो मित्र हैं किसान वो भी 2 रुपया कमाएं। इसलिए मैं बच्चा का सप्लाई भी करता हूँ, और 500 ग्राम 1 किलो 1.5 किलो का देसी बर्ड भी बेचता हूँ। सर, ऐसे नए किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको ये बताइए कि सर फार्म का जो सिस्टम है, स्टार्टिंग में जो बनाने का तरीका है वो कैसे बनाएंगे, वो कितनी हाइट पर रखेंगे, वो जो खंबे की जो हाइट है वो कितनी रखनी जरूरी है, कितनी स्पेस चौड़ाई जरूरी है, कितने बारे में जो है जगह जो है वो कितना जरूरी है, ये समझाइए थोड़ा। मैं हर बेरोजगार नौजुवकों को यह सलाह देता हूँ, नियर अबाउट हर आदमी के पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है। अगर कोई नौजुवक रुचि रखता है पोल्ट्री के बिजनेस में, तो वह सबसे पहले तय करे कि हमको पक्षियों में कौन सी प्रजाति पालना है, और जो फार्मर पहले से उस प्रजाति का फार्मिंग कर रहा है
उसके सानिध्य में रह करके, उसके फार्म पर जा करके उससे सलाह ले, समझे, विचार करे, उसके बाद से ही फार्मिंग के दुनिया में आए। रही बात शेड की, तो मेरे फार्म का जो हाइट है साइड का वो 8 फुट है और बीच का जो सेंटर का हाइट है वो 10 फुट है। और फार्मिंग के लिए साइड का 8 फुट और बीच सेंटर का 10 फुट सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें से हवा का वो जो निकलना और आना होता है बहुत आरामदायक है। बीच का स्पेस सर, ये इस फॉर्म दीवार से उस दीवार का कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट। 30 फीट जी। आप लंबा पूरब से पश्चिम कितना ही लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन फार्म की जो चौड़ाई है 20 से लेकर के 30 फुट के बीच में रहना चाहिए, और सबसे बेहतर हो कि 20 और 25 होना चाहिए। कैसे मैनेजमेंट करेंगे जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट करेंगे जो उनके फार्म पर किसी तरीके का बाहरी बीमारी का अटैक न देखना पड़े, या फिर किसी तरीके का कई सारे ऐसे वायरल फ्लो जो हो जाता है उस तरीके का देखना नहीं पड़े उनको? फार्म खोलने से पहले यह प्रण लेना पड़ेगा कि मेरे फार्म के मेन गेट से अंदर, फार्म के अंदर काम करने वाले लोग ही आएंगे। फार्म के अंदर काम करने वालों के बाद कोई व्यक्ति न आए। अगर आता भी है, बहुत ज़रूरी है, माल बेचना है, निकालना है, लाना है, तो फार्म के मेन गेट पर आप 2 फुट बाई 1 फुट का 2 इंची गहरा एक गड्ढा बनवाएं, और उसमें कोई भी डिसइंफेक्टेड, बहुत सारे बाजार में डिसइंफेक्टेड लिक्विड आ रहे हैं, पानी में मिला करके उसमें मेन गेट पर बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति अनजान आता है, कहीं से भी आता है और उसको फार्म के अंदर घुसाना ही है, तो उसके पैर, हाथ सारे डिसइंफेक्टेड किए जाएं, तब उसको फार्म के अंदर घुसाया जाए। यानी बाय सिक्योरिटी जिस फार्म के अंदर नहीं रहेगा तो वह फार्म को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, और इस चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा और इस पर अच्छे तरीके से रिसर्च करके फिर आप अपने अनुसार से काम करें इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका भी काफ़ी दूर से चल करके आए हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण इतनी जानकारी आप दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल लगा होगा तो बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।